हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 8th स्टैंडर्ड के अंदर सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 17 जुडिशरी की ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। बेसिकली चैप्टर 17 जिसका नाम है द जुडिशरी, उसको हम समझेंगे। प्रीवियस के चैप्टर के अंदर आपने ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट समझा होगा, जिन्हीं में से एक ऑर्गन जुडिशरी है। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री and appropriate way law have been formed to accordance with the certain principle and ideals। इसका सीधा मतलब ये है कि एक देश को, इतने बड़े देश जहाँ पे डेमोक्रेटिक वे से कंट्री को रन करना है, उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। यहाँ पे जो प्रिंसिपल की बात हो रही है, इसका मतलब है रूल्स। ठीक है, डरिए मत, वो वाले प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। When a person break a law, जब एक व्यक्ति क्या ब्रेक करता है, लॉ, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, ऑफेंस। जैसे कि कोई कानून है, जैसे हमारे घर के अंदर ऐसे रूल्स होते हैं कि भाई इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है, और अगर वो हम चीज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक्टिविटी को ऑफेंस कहा जाएगा। व्हेन अ पर्सन कमिट अ क्राइम, अगर कोई व्यक्ति जो बनाए हुए रूल्स को ब्रेक करता है, वो क्राइम करता है, देन शी और ही इज डिप्राइव्ड समवंस ऑफ हिज और हर राइट। जैसे कि हम किसी भी प्रकार का गुनाह करते हैं तो उस गुनाह के अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं जुड़ा होता है, दो व्यक्ति। जैसे कि एक जिसने गुनाह किया है और दूसरा जिसके ऊपर गुनाह हुआ है, तो जिसके ऊपर गुनाह हुआ है उसके राइट्स कहीं ना कहीं क्या होते हैं, डिप्राइव्ड होते हैं। यानी कि सभी इंसानों को कुछ राइट्स, अधिकार मिले, उस व्यक्ति के राइट्स कहीं ना कहीं क्या हुए, वायोलेट हुए। सो जस्टिस इज रिक्वायर्ड, इसीलिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय। इज रिक्वायर्ड एट अ सच टाइम एंड द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, और जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भारत के अंदर कौन करता है, जुडिशरी। एंड दस जुडिशरी होल्ड अ प्रोमिनेंट प्लेस, इसीलिए जुडिशरी जो है उसका एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट प्लेस भारत के अंदर रहा है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपकी मेन चीज शुरुआत होती है यहां से। चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से है। हियर यू कैन सी द डायग्राम, जो आप 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। एक पिरामिड शेप के अंदर डायग्राम देखने को मिलता है। पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंडियन जुडिशरी एडमिनिस्टर्स द जस्टिस केस बोथ। भारत के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है, वहां पे दोनों प्रकार के केस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सिविल केस, दूसरा होता है क्रिमिनल केस। याद रखेंगे, भारत के अंदर कितने प्रकार की मैटर्स होती है, दो प्रकार की। एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। बेसिकली सिंपल डिफाइन ऐसी है कि जिसके अंदर आपको फिजिकली हार्म नहीं होता है तो वो सिविल में आता है, जिसमें फिजिकली हार्म डैमेज होता है तो वो क्रिमिनल मैटर में आता है। तो सिविल मैटर के एग्जांपल समझाया। सिविल मैटर के इंक्लूड्स कौन से हो जाएंगे, तो कंप्लेन अबाउट ओनरशिप ऑफ अ हाउस, लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी। वाइल क्रिमिनल केस कैसे हो जाते हैं, तो कंप्लेन अबाउट थेफ्ट, लूट, मर्डर, कॉम्पटिंग। यानी कि सिविल केस के अंदर प्रॉपर्टी और उसके ओनरशिप के बारे में, कोई हमारी प्रॉपर्टी छीन ले, उसके कागज छीन ले, उसका डॉक्यूमेंटेशन चोरी कर ले। और जो क्रिमिनल मैटर है उसके अंदर क्या आता है, लूट, थेफ्ट, मर्डर, कॉम्पटिंग, इस प्रकार की चीजें। यहां से आपका 1 मार्क्स का सवाल निकल सकता है। दोनों में से कोई भी एक पूछ सकते हैं कि सिविल मैटर के एग्जांपल समझाइए या तो क्रिमिनल मैटर के एग्जांपल समझाइए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर द जस्टिस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, एंड सबसे टॉप पे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। इन चीजों को हमने क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है, अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स को। एंड दिस एग्जिस्ट यूनिफॉर्म जो जुडिशियल सिस्टम है। अब यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मतलब बेसिक से टॉप तक। सबसे नीचे हम पहले कहां जाएंगे, तालुका कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और लास्ट में कहा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप ऑफ द जुडिशरी। यानी कि ये जुडिशरी का जो पिरामिड है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की कोर्ट है, उसमें सबसे टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबसे आखिर में कौन है, तालुका कोर्ट। इस तरह से हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। बेसिकली जो कोर्ट टॉप पे है, उसके नीचे की कोर्ट उसके लिए सबऑर्डिनेट होती है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में हाई कोर्ट ऑपरेट करती है किसके बिलो, सुप्रीम कोर्ट के। एंड तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाती है, हाई कोर्ट की। तो यहाँ सिंपल समझने वाली चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे कौन दोनों है, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सिंपल वर्ड में पूछे, सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड
तालुका कोर्ट। सबसे पहले तालुका कोर्ट के बारे में। तालुका कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड होती है? एवरी तालुका इज नोन एज तालुका कोर्ट। एंड तालुका कोर्ट के अंदर सिविल जज होते हैं, जो सबसे लोएस्ट कोर्ट कहा जाता है, जहाँ पे केस इन्वॉल्व होते हैं रुपीज अप टू 25 लाख, यानी कि 25 लाख तक की किसी भी प्रकार के केस की हियरिंग होती है। तो सबसे पहले आप कहाँ जा सकते हो? तालुका कोर्ट के अंदर। और वहां पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोएस्ट कोर्ट। तो यानी कि जो तालुका कोर्ट है उसमें भी दो प्रकार की मैटर होगी, सिविल मैटर एंड क्रिमिनल मैटर। तो यहाँ पे सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर के लिए जो दोनों कोर्ट क्या रहेगी? अलग रहेगी। कौन सी मैटर कहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे। दूसरा, क्रिमिनल केस जो है हियर होते हैं यहाँ पे, जो क्रिमिनल मैटर्स आती है, एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैव अ पावर टू इम्पोज। और यहाँ पे कितने साल की सजा सुना सकते हैं? 3 साल की। और कितने तक का फाइन लगा सकते हैं? 10,000। एंड वन कैन फाइल अपील, यानी कि तालुका कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हो। एंड वहां पे वर्डिक्ट सुना सकते हैं, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो दे सकते हैं। तालुका कोर्ट समझ आ गया। तालुका कोर्ट में क्या याद रखना है? 25 लाख तक का केस हियर होता है। दूसरा, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कितनी सजा दे सकते हैं? 3 साल। कितने तक का फाइन लगा सकते हैं? 10,000। तालुका कोर्ट के बाद हो जाती है अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी दोनों मैटर आएगी, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। ये फंक्शन करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, सबसे लोएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री, मोर लेस सिमिलर तालुका और डिस्ट्रिक्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के फंक्शन कौन प्रोविजन किसके अंदर होता है? हाई कोर्ट। यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है उन सबको ध्यान रखने का जिम्मेदारी किसकी है? हाई कोर्ट की। एंड कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, सेशन जज होंगे, हाईएस्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ द सिविल जुरिस्डिक्शन। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज आल्सो हैज अ स्टेटस ऑफ सेशन। यहाँ पे आपको सिंपल समझने जैसी चीज ये है कि अगर सिविल मैटर है तो उस कोर्ट को कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर वहां पे जो सिविल की जगह कौन सी मैटर आ जाएगी? क्रिमिनल मैटर आ जाएगी। तो क्रिमिनल मैटर के अंदर जो कोर्ट है उसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट नहीं होगा, इट साउंड्स नॉट गुड, सो इट इज नोन एज सेशन कोर्ट। और जो जज है, जो सेशन जज कहे जाएंगे, जो जज क्रिमिनल मैटर हियर कर रहे होते हैं उस जज को क्या कहा जाता है? सेशन जज। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन आपकी, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने का काम हमारे स्टेट के गवर्नर करते हैं और उनको कंसल्टेशन कौन देते हैं? हाई कोर्ट। यानी कि सिंपल चीज ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जज को अपॉइंट कौन करेंगे? स्टेट के गवर्नर। और गवर्नर किसकी सलाह लेंगे? कंसल्टेशन मतलब उनकी सलाह सूचन लेना। तो हाई कोर्ट की सलाह सूचन ली जाती है। और इतना याद रखना, हमेशा सलाह सूचन हमारे ऊपर जो हमारे क्या होते हैं, ऊपर जो हमसे पावरफुल होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, उनकी ली जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर कौन सी कोर्ट आती है? हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कंसल्टेशन किसके साथ किया जाएगा? हाई कोर्ट के साथ। नेक्स्ट हमें समझाया है पावर एंड फंक्शन। किसके पावर एंड फंक्शन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो दोनों एक्यूज है एंड कंप्लेंट सुन सकते हैं mid present, and they put their sides of the cases before the judge through their lawyer, and after listening to both party। यहाँ पे क्या होता है? सिंपल चीज, एक जिसके ऊपर गुनाह हुआ है, दूसरा जिसके ने गुनाह किया है, दोनों को बुलाया जाता है, दोनों के लॉयर एक दूसरे की चीजें रखते हैं, आर्ग्यू करते हैं, दोनों की बातें सुनाई जाती है और जज जो है वो अपना वर्डिक्ट देते हैं कि भाई ये गुनहगार है। किसके आधार पे देते हैं? एविडेंस के आधार पे। और इस तरह से उनको क्या मिलती है? सजा मिलती है। तो बेसिकली याद रखने वाली चीज यहाँ पे, जो जज डील कर रहा है सिविल केसेस को तो उस जज को कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पे सिंपल चीज, जो जज सिविल केस हैंडल कर रहा है उस जज को क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज। एंड जो जज किस प्रकार के केसेस को? क्रिमिनल। जो जज क्रिमिनल केस सुन रहे हैं उस जज को क्या कहा जाएगा? जैसे कोर्ट का नाम सेशन कोर्ट था तो जज का नाम भी क्या हो जाएगा? सेशन जज। क्लियर है? पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, सिविल डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल केस सेशन जज। एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन भी है कि जो जज क्रिमिनल केस हियर करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैज पावर टू गिव पनिशमेंट। कितने साल की पनिशमेंट दे सकते हैं? 10 साल की। दूसरा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद भी सुना सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब जो पैसे भी उनको फाइन लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये थी
गांव की बात। अब शहरों के अंदर भी मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती है वहां पे सिटी सिविल होती है, सेशन कोर्ट होती है, लेबरों के लिए लोकल कोर्ट होती है, लेबर कोर्ट होती है लोकल, एंड केस ऑफ द लेबर डिस्प्यूट जो हियर किए जाते हैं और वहां पे रिसॉल्व होते हैं उस कोर्ट में, और वहां पे जो जज होते हैं उनको कहा जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनके साथ दूसरे हेल्प करने के लिए होते हैं, उनको कहते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है शहरों के अंदर, और ये कितने साल की सजा सुना सकते हैं, 7 ईयर, और फाइन लगा सकते हैं एनी अमाउंट ऑफ मनी, जिसका कोई जो फिक्स अमाउंट नहीं है, जितना अमाउंट उनको चाहे वो लगा सकते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमारा केस सॉल्व नहीं हुआ, हम अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट, किसके अगेंस्ट, जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। चलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद समझाई गई है हाई कोर्ट के बारे में। तो पहले तो हाई कोर्ट गुजरात के अंदर आई हुई है, और वो लोकेटेड है हमारे कौन से शहर के अंदर, अहमदाबाद। बेसिकली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, गुजरात का कैपिटल भले ही गांधीनगर है, लेकिन जब गांधीनगर फॉर्म नहीं हुआ था तो उसके पहले हमारा कैपिटल हुआ करता था अहमदाबाद, और हमारी हाई कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, अहमदाबाद के अंदर। और सभी हाई कोर्ट इंडिया के अंदर जो फिक्स जुरिस्डिक्शन होता है, एंड जिसकी जुडिशियरी ऑल हाई कोर्ट एंजॉय इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट है सबके यहाँ पे हाई कोर्ट होगी। कुछ ऐसे गिने चुने स्टेट्स है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट के बीच में एक हाई कोर्ट हो सकती है, जो प्रोविजन आप 9th में आगे के ग्रेड में डिटेल में समझोगे। अभी तक इतना ही आपको समझना है। हाई कोर्ट जो है वो लिंक और कनेक्ट करती है किसको, नीचे उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। एंड हाई कोर्ट जो है वो एंजॉय सिमिलर स्टेटस और डिग्निटी, जैसे स्टेट लेवल पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करती है अपना डिग्निटी और स्टेटस सेंट्रल लेवल पे। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, कौन से लेवल की, स्टेट लेवल की, एंड एडमिनिस्टर करती है जस्टिस इनटू इंटरप्रेटिंग द लॉ। एंड जनरली ईच स्टेट, सभी स्टेट के अंदर क्या होती है, एक हाई कोर्ट। लेकिन हमारे जो कुछ ईस्ट साइड आए हुए स्टेट है वहां पे एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है, याद रखेंगे, एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है, एक ही स्टेट में एक से ज्यादा हाई कोर्ट भी हो सकती नहीं है। क्लियर है। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ शुरू होता है, इसके अंदर आपको क्या समझाया है, देखिए, हाई कोर्ट जो है वो कंसिस्ट करती है एक चीफ जस्टिस, याद रखेंगे। हाई कोर्ट के अंदर दो प्रकार के, दो कैटेगरी के जज होते हैं। एक होते हैं मेन जज, जिनको कहा जाता है चीफ जस्टिस कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और दूसरे होते हैं एडिशनल या तो अदर जजेस, एंड इन सब को अपॉइंट कौन करेगा, याद रखेंगे, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन प्रेसिडेंट, हमारे कंट्री के जो एक मेन व्यक्ति होंगे वही इनको अपॉइंट करते हैं। पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट है उन सब के जज को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। देखिए इतने सारे जजेस के बारे में प्रेसिडेंट के पास उतना नॉलेज होता नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति की सलाह सूचन लेंगे, कंसल्टेशन। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसके साथ कंसल्ट करेंगे, तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो मेन जज है उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और किसके साथ कंसल्ट कर रहे हैं, अब आप बताइए, हाई कोर्ट की सलाह किससे ली जाएगी, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट से नहीं, उसके ऊपर कौन सी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट भले ही प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका सलाह उनकी कौन लेगा, सलाह के लिए क्या बोलेंगे हम, कंसल्टेशन। तो इनका कंसल्टेशन किसके साथ होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे हाई कोर्ट के मेन जज का नाम क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मेन जज होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस, ये किसी न किसी स्टेट की मैटर है, और स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं, उस स्टेट के गवर्नर। तो यहाँ पे और एक व्यक्ति कौन आ जाएगा, गवर्नर। और जो भी कंसल्टेशन है उसके अंदर गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके ये डिसीजन लेंगे, और किसको बोलेंगे, प्रेसिडेंट को। और ये कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट उन व्यक्तियों को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर याद रखने वाली चीज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो उसके क्या होते हैं, मेन जज होते हैं, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट, कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर। ये हो गए मेन जज। दूसरे हमारे पास कौन से प्रकार के जज थे, अदर। तो अदर जजेस को हम एडिशनल जजेस भी कह सकते हैं। तो यहां पे याद रखेंगे, अदर जजेस की बात करें तो उसमें भी सेम, अदर जजेस ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। दूसरे जजेस को भी
प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन कंसल्ट चेंज हो जाएगा। सलाह सूचन पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मेन जज से ली जाती थी, अब तो यहाँ पे एडिशनल जज के ऊपर एक और पोस्ट आ गई है ना, मेन जज। सुप्रीम कोर्ट की जगह अब हाई कोर्ट के जज की अब सलाह ली जाएगी, तो कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि यहाँ अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन कंसल्ट किसके साथ कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ। और ये जो है वो इक्वल नंबर ऑफ जजेस देखने को मिलेंगे सभी हाई कोर्ट के अंदर। चलो इतना क्लियर है। हाई कोर्ट के अंदर कितने प्रकार के जज होते हैं? दो, एक होते हैं मेन, दूसरे होते हैं अदर, एडिशनल। मेन जज को क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अदर सबको अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी सलाह सूचन कंसल्टेशन चेंज, मेन जज को कंसल्ट कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मेन जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उस स्टेट के रिस्पेक्टिव गवर्नर। एडिशनल जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट, कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कंसल्टेशन में अगर कंफ्यूजन हो ना, एक चीज दिमाग में याद रखना, हमसे सलाह हमारे ऊपर वाले व्यक्तियों से ली जाती है, यानी कि उस पोस्ट से ऊपर कौन है? अदर जजेस के ऊपर पोस्ट में कौन है? मेन जज ऑफ हाई कोर्ट। मेन जज ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर पोस्ट में कौन है? मेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सिंपल चीज हो जाएगी। यहाँ पे जो आपको ये फोटो पिक्चर दिख रही है, ये हमारी हाई कोर्ट गुजरात की, जो कहाँ पे लोकेटेड है, फिर से याद करा दूं, अहमदाबाद के अंदर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे समझाया है कि बिफोर कंसल्टिंग द पोजीशन द पर्सन अपॉइंट एज अ जज मेक सब्सक्राइब द बिफोर द गवर्नर और द पर्सन टू नॉमिनेट बाय हिम एंड ओथ एंड अफर्मेशन एंड साइन अप। अब जब भी किसी भी प्रकार की सरकारी अपॉइंटमेंट की जाती है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, तो उस व्यक्ति से क्या लिया जाता है? शपथ। तो ये जो ओथ है उसी को कहा जाता है शपथ। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो किसके सामने ओथ लेते हैं? गवर्नर। ये मिक्स ना हो जाए, अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ओथ कौन दिला रहा है? स्टेट के गवर्नर दिला रहा है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहती है अपने हाई कोर्ट की? इंग्लिश, सभी हाई कोर्ट की। एंड प्रेजेंस ऑफ द कंप्लेंट एंड एक्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर एक्यूज, जिसने गुनाह किया है या जिसके ऊपर गुनाह हुआ है, उनको जाने की बिल्कुल जरूरत होती नहीं है। यहाँ पे सभी केस कौन हैंडल करते हैं? हमारे एडवोकेट, हमारे जो लॉयर होते हैं वो। एंड लॉयर्स ऑफ द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों के लॉयर जो है वो यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो एक्यूज और कंप्लेनेंट आर बोथ ब्रॉट टू द कोर्ट, तो ही दोनों को बुलाया जाएगा, वरना तो हमारे लॉयर ही पूरी बात देख लेंगे। एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज इंक्लूसिव ऑफ द ओरिजिनल, तीन प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन आप डिटेल में 9th में पढ़ोगे। एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, डिस्प्यूटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल मीनिंग ये है कि उनके दायरे में कौन सी प्रकार की चीजें, केस है, ऐसे कौन से केस है जो वो हैंडल कर सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकते हैं, तो वो ज्यूरिसडिक्शन है। तो किसके रिलेटेड? ओरिजिनल, डिस्प्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों ज्यूरिसडिक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाया हाई कोर्ट के पावर एंड फंक्शन। बेसिकली पावर एंड फंक्शन, फर्स्ट, हाई कोर्ट हियर करती है सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू रिलेटेड केस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। दूसरा, हाई कोर्ट को एक आर्टिकल याद रखना 226 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि हाई कोर्ट को पावर मिलती है कि वो हमारे प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट्स को, जितने भी ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट ना हो, वो जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट हियर करते हैं अपील, जो फिर किसके जजमेंट पास होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, तालुका या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, उन चीजों को, उस फाइल को ध्यान रखना और उन चीजों को सॉल्व करना। अगर मान लो कि मेरा केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, लेकिन वहां पे मेरे को न्याय नहीं मिला, तो मैं कहां जाऊंगा? हाई कोर्ट में जाऊंगा। एंड इट कैन बी आस्क फॉर द रिपोर्ट, यानी कि वो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं। इट कैन मेक द मॉडिफाइड जनरल रूल्स, जो भी कोर्ट के रूल्स होते हैं वो जनरल रूल्स सबऑर्डिनेट कोर्ट के कौन चेंज कर सकता है? हाई कोर्ट। एंड अपील की जा सकती है फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट, किसके अगेंस्ट? हाई कोर्ट। यानी कि तालुका कोर्ट में न्याय ना मिले तो डिस्ट्रिक्ट में ना मिले तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिल रहा तो कहां जाने का? सुप्रीम कोर्ट में जाने का। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। एज यू ऑल नो, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल की सबसे बड़ी हमारे नेशनल लेवल की कोर्ट है, और नेशनल लेवल की है इसलिए कहां पे लोकेटेड हो जाएगी? दिल्ली के टॉप ऑफ द हायरकी मतलब सबसे सर्वोच्च है ये अदर कोर्ट की कंपैरिजन में। और ये कब एग्जिस्टेंस में आई? 28 जनवरी 1950। याद रखेंगे, पूछा जाएगा। हाई कोर्ट का तो उतना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कब एग्जिस्ट हुई? तो 28 जनवरी 1950। यहाँ पे भी दो प्रकार के जज,
चीफ जस्टिस एंड अदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन दोनों को अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। और चीफ जस्टिस जो है वो प्लेस जनरली बेसिकली किस बिहाफ पे मिलती है? सीनियोरिटी। जितने भी लॉयर होते हैं उसमें सबसे जो सीनियर होते हैं, जिन्होंने बहुत सालों से एडवोकेसी की है, जिन्होंने बहुत सालों से न्याय और उन चीजों को समझा है, उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिक बाकी जो अदर जजेस है वो बेसिकली ड्यूरेशन उनकी जो सर्विस है उसके बिहाफ पे बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस वो सुप्रीम कोर्ट के पहले किसके सामने ओथ लेंगे? प्रेसिडेंट। इसमें सिंपल याद रखना है, हाई कोर्ट के मेन जज या अदर जजेस किसके सामने ओथ ले रहे थे? गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट के जज ओथ किसके सामने लेंगे? प्रेसिडेंट के सामने। फेथफुल एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जुडिशियरी जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना संभालना उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या होते हैं? तो वो इंश्योर करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन बी फाइल फॉर जस्टिस, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यहाँ पे हमें जो फोटो दिख रही है ये हमारी कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट, जो कहां पे लोकेटेड है? दिल्ली के अंदर। अब समझते हैं जो हमारे हाई कोर्ट के अंदर जैसे अपॉइंट किया था ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में तो स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर होता है, फॉलो किया जाता है। अब जज को अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन जज को रिमूव करना इतना इजी नहीं है जितना इजी उनको अपॉइंट करना है। जज को अगर रिमूव करना है तो ये स्पेशल प्रोसीड्यूर है कि आप क्या करना है। पहले तो क्यों हम उस व्यक्ति को निकालेंगे? अगर वो मिसबिहेव के या तो उनका काम करने की क्षमता नहीं है, इनकैपेबिलिटी दिखे तो, और ये प्रूव होनी चाहिए एविडेंस के साथ, तो उसको कहा जाता है मोशन नीड टू बी पास इनटू बोथ हाउसेस। हमारे पास दो हाउस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये दोनों सभाओं के अंदर ये मोशन पास होगा और इन सभाओं के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब वोट करेंगे कि हाँ इस जज को हमें रिमूव करना चाहिए। और इन दोनों हाउस में कितनी मेजोरिटी मिलनी चाहिए? 2/3। तब ये मेजोरिटी मिलती है तो ही प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने की भी जिम्मेदारी, जैसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, रिमूव भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। एंड दिस प्रोसीड्यूर, इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रोसेस को इम्पीचमेंट। प्रोसेस क्या है? राज्यसभा लोकसभा के अंदर मोशन कितने मेजोरिटी से पास होना चाहिए? 2/3। ये सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन एंड पावर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बड़े क्वेश्चन आंसर के तौर पे। पहला केस, यहाँ पे भी अपील सुनी जाएगी किस प्रकार की? अगेंस्ट जजमेंट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिए हैं या तो हाई कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हियर करती है जो भी जजमेंट किसके रिलेटेड है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, उसको बचाने की जिम्मेदारी है जुडिशरी की। और जुडिशरी में सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान के रिलेटेड कोई भी केस है तो उस प्रकार के केस सीधे कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है पेनलाइज एनीवन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ एनी इंडियन कोर्ट इंक्लूडिंग इटसेल्फ एंड कंटेम्प्ट ऑफ लॉ आल्सो। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है जो भी जजमेंट दिए हैं, खुद ने भी अगर दिए हैं अर्लियर के टाइम पे, तो उन जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने ही केस को रिव्यू करना, और जजमेंट चेंज भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू रिजॉल्व एंड डिस्प्यूट किसके रिलेटेड? इलेक्शन किसके? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट है प्रेसिडेंट और उनके बाद है वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों इलेक्शन के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो वो सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अब यहां है इंपॉर्टेंट फंक्शन, और वो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डिसमिस करना एनी स्टेप ऑर्डर जो भी किसने लिए हैं? एग्जीक्यूटिव, विच इज नॉट कंपेटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली हमारे रूल्स बनाने का जो काम है वो 3 ऑर्गन जो है उसमें से हमारा एक ऑर्गन है जिसका नाम है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने जो भी रूल्स बनाए वो रूल्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उस रूल्स को इंप्लीमेंट कौन करा रहा है? एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनके सामने भी कंप्लेन हो सकती है, जो किसके अगेंस्ट चीजें होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिविल राइट्स के तौर पे। हाउएवर एज एन एक्सेप्शन, कुछ चीजें ऐसी है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी बात सुनी जाएगी नहीं, और वो चीजें रिलेट करती है मिलिट्री कोर्ट, यानी कि उनके जो मार्शल लॉ है वो अलग होते हैं, मिलिट्री कोर्ट अलग होती है, उनके लिए रूल्स भी अलग है। वो हमारे जो आईपीसी, सीआरपीसी उन चीजों को नहीं, उनके लिए रूल्स अलग रहेंगे। तो इन चीजों में सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की चीजें नहीं कर सकती है चेंज। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट करती है, अब यहां से वो अपॉइंट वाली चीज आई। सुप्रीम कोर्ट में एक होते हैं चीफ जस्टिस, इनको बोलेंगे मेन जज।
तो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज जो होते हैं उनको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस व्यक्ति को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। और कंसल्टेशन, इस व्यक्ति के ऊपर कोई पोस्ट है? सुप्रीम कोर्ट के मेन जज के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, तो इनके कंसल्टेशन में किसी व्यक्ति की आने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल चीज है, चीफ जस्टिस ऑफ एंड अदर जजेस हेल्प टू हिम सुप्रीम कोर्ट एंड लॉयर ऑफ बोथ पार्टी आर मेक आर्ग्यू एंड एक्यूज टू अदर कंप्लेंट प्रेजेंट ओनली इट नीडेड। इसमें भी हाई कोर्ट की तरह जिस व्यक्ति की कंप्लेन हुई है या जिसके ऊपर कंप्लेन हुई है उनके एडवोकेट रहेंगे, लॉयर रहेंगे, उन व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो वो बुला सकते हैं। ऑल डिस्प्यूट आर हियर बाय either chief justice or other judges and justice is administered and no appeal can be made against the judgment of supreme court। जैसे डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट आई, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी नतीजा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया फुल एंड फाइनल, उसके ऊपर आप कहीं पे जा सकते नहीं है। एंड जजमेंट पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्लिगेटरी, बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी उन चीजों को मान्य रखना पड़ेगा। चलो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि पूरे साल में जितने भी वहां पे केस सॉल्व हुए हैं उनके या हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो सब जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे नेशन के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और हाई कोर्ट किसके लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? स्टेट के लिए। जो भी जजमेंट उन्होंने पास किए हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, वो कंसिडर किए जाएंगे एज अ परमानेंट डॉक्यूमेंट, उनकी फाइल बनाई जाएगी। एंड दिस जजमेंट आर एक्सेप्टेबल टू all lower court and this judgment are also used। ये जजमेंट काम क्या है? इतनी सारी फाइल का करेंगे क्या? तो वो एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं जजमेंट देने के लिए हाई कोर्ट एंड उनकी लोअर कोर्ट के तौर पे, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और बाइंडिंग ऑल ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑल्सो। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये है कि कोर्ट अपना रिकॉर्ड रखेगी, वो आने वाले फ्यूचर में कभी काम आ सकता है। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर समझाइए जो द लेडी जस्टिस के बारे में है। तो जुडिशरी कैसा ऑर्गन है? इंडिपेंडेंस। यहाँ पे आपको जो पिक्चर देखने को मिल रही है वो पिक्चर किसी की है? गॉडेसेस ऑफ जस्टिस, लेडी। लेडी जस्टिस भी कहा जाता है, न्याय की देवी। तो इनके के कितने एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं? 3। ब्लाइंड फोल्ड, बैलेंस, स्वॉर्ड। इनकी आंखों पे जो पट्टी है वो क्या है? ब्लाइंड फोल्ड। एक हाथ में बैलेंस है और एक हाथ में क्या है? स्वॉर्ड। फर्स्ट 2 सिंबल क्या शो करते हैं? तो इंडिकेट करते हैं लेडी जस्टिस with justice without any favor or feeling of like or dislike। इनकी आंखों पे पट्टी इसलिए है कि जब वो न्याय दे रहे हैं तब सामने उनका पसंदीदा व्यक्ति है या वो व्यक्ति उनको पसंद नहीं है वो देखा जाएगा नहीं। उसने गुनाह किया है तो उसको सजा मिलेगी, उसने गुनाह नहीं किया है तो उसको सजा मिलेगी नहीं। दूसरा, उनके एक हाथ में स्वॉर्ड है और वो क्या शो करती है? तो दैट इफ द पर्सन इज प्रूव्ड एज अ कल्प्रिट, अगर कोई व्यक्ति प्रूव होता है कि वो कल्प्रिट गुनहगार है तो उसको कंपलसरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड सिंबल आर पॉइंटेड फॉर द जुडिशरी एंड स्पेसिफिक प्रोविजन हैव बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जजमेंट एंड एडमिनिस्टर जस्टिस इम्पार्शियली, यानी कि किसी भी प्रकार की इम्पार्शियलिटी ना करे और किसी से डर के वो जजमेंट ना दे। जज को कोई डरा धमका सकता नहीं है। दूसरा, इफ देयर इज अ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ऑफ जज, अगर कोई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट के अंदर जज ने मिसबिहेवियर किया या तो इनकैपेबिलिटी दिखाई काम करने में और वो प्रूव भी हो जाता है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। आगे हमने वो देख लिया, उनको रिमूव करने के लिए पास करना पड़ेगा मोशन। कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3, और दोनों हाउस में ये मेजोरिटी मिल जाए तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। एंड प्रोसेस इज अ वेरी टफ, लेकिन उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही टफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, और वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी को। एंड हमारी जो जुडिशरी है वो टोटली कैसी है? इंस्टीट्यूशनलाइज है। इंस्टीट्यूशनलाइज यानी कि उसकी प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड फंक्शन करती है अकॉर्डेंस विद द लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑटोक्रेसी ऑफ एनीवन, यानी कि किसी की ऑटोक्रेसी से वो रन नहीं होती है, किसी की विचारधारा से नहीं चलती है, वो लॉ उनकी जो फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग चलती है। एंड नो मैटर हाउ इन्फ्लुएंशियल ही और सी, कोई भी व्यक्ति कितना भी पहचान वाला क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कोर्ट के अंदर सभी लोग कैसे है? समान है। एंड यहाँ पे समझाया कि नीड फॉर अ जुडिशरी, की जुडिशरी की जरूरत क्या है, अगर ना होती तो नहीं चलता। तो द इंडियन जुडिशरी एक्सेप्टेड अ प्रिंसिपल दैट अनलेस अप्रूव्ड नो पर्सन कैन बी कंसीडर्ड एज अ कल्प्रिट। कई बार हम देखते हैं ना, हमारे ऊपर आरोप लग गया कि आपने खून कर दिया है,
तो ये हमारे ऊपर आरोप लगा है, हम कल्प्रिट नहीं है, हम गुनहगार नहीं है। हमारा न्याय ऐसा कहता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इल्जाम लगा है तो आप गुनहगार नहीं हो जब तक आपको सजा नहीं मिलती है या तो आपका वो गुनाह साबित नहीं होता है। तो यहाँ पे यही चीज समझाइए कि जब तक आप प्रूफ नहीं होते हो कि आप गुनहगार हो तब तक आप कल्प्रिट नहीं हो, अगर प्रूफ हो गया तो ही आप कल्प्रिट हो। जस्टिस सिस्टम इंडिया इंश्योर करती है कि किसी भी इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट मिलनी चाहिए नहीं। उसी तरह से अगर किसी ने गुनाह किया है, कोई कल्प्रिट है, तो वो किसी भी तरह से बचना भी नहीं चाहिए, ग्रिप ऑफ द लॉ। कई बार क्या होता है, समाज के अंदर कुछ लोग गुनाह करते हैं, जैसे कि किसी ने गुनाह किया, अब उस व्यक्ति को सजा नहीं हुई तो यानी कि उस व्यक्ति को गुनाह की सजा ना मिले तो वो किसी भी चीज से डरेगा नहीं, वही गुनाह वापस करेगा। इसलिए हमारा न्याय ऐसा कहता है कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। एस्केप ऑफ द कल्प्रिट, अगर वो बच गया तो वो डेंजरस है हमारे समाज के लिए। इन सच थिंग हैपन एंड पर्सन विल नॉट हैव अ ट्रस्ट, और जिसके ऊपर गुनाह हुआ है वो जुडिशरी के ऊपर विश्वास भरोसा करेगा नहीं। एंड मोर ओवर द एस्केप कल्प्रिट विल हैव नो फियर, और जो भाग चुका है गुनाह करके उसको किसी का डर भी नहीं है। एंड ऑफ द लॉ ऑल्सो, एंड दे विल अटेम्प्ट कमिट मोर क्राइम्स, सो जुडिशरी इज नेसेसरी, इसलिए जुडिशरी जरूरत है। किसी ने गुनाह किया है तो वो भाग गया, उसको सजा नहीं मिली तो वही सेम गुनाह दोहराएगा, क्योंकि उसको किसी का डर ही नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का गुनाह करने से कोई सजा नहीं दे रहा है, तो वो गुनाह क्या करेगा, वापिस दोहराएगा। इसलिए जुडिशरी की जरूरत है। हमारी जुडिशरी एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जुडिशरी जो डिटरमाइन करती है लिमिट्स ऑफ द अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की भी जो कंट्रोल करने का काम ये करते हैं। हमारी कोर्ट एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टर, किस चीज के प्रोटेक्ट करती है, हमारे फंडामेंटल राइट जितने भी सिटीजन को मिले हैं। एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री, किसी भी इन्फ्लुएंस में आएगी नहीं, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। एंड जुडिशरी एडमिनिस्टर द जस्टिस, एंड किस तरह से वो न्याय देगी, impartially and accordance while with the law without any improper influence, किसी से इन्फ्लुएंस होंगे नहीं। thus judiciary is equal all without any discrimination, यानी कि किसी के साथ भेदभाव करेंगे नहीं। अब जुडिशरी के साथ जुड़े हुए दो तीन टॉपिक यहाँ पे समझाए हैं। एक है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो प्राइम एम हमारा जुडिशरी का क्या है, सबको न्याय मिले। अब कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इशू कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है, या तो ऐसे इशू होते हैं जो एक व्यक्ति को नहीं बहुत सारे व्यक्तियों को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के इशू के लिए जो पब्लिक रिलेटेड इशू है तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट एनी पर्सन के और इंस्टीट्यूशन वो फाइल कर सकते हैं अपील, और उस अपील को कोर्ट में हम क्या बोलेंगे, PIL। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है PIL, क्योंकि ये सीरियसली जुडिशियरी के अंदर ये टॉपिक जाता है तो वो सीरियसली इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि इससे एक व्यक्ति को इफेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे व्यक्तियों को इफेक्ट हो रहा है। एनी PIL फाउंड, अगर कोई PIL अननेसेसरी फाउंड हुई, इम्प्रॉपर, कि भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसे ही किसी ने PIL कर दी, तो कोर्ट उस व्यक्ति को भी पनिश कर सकती है जिसने PIL फाइल की है, वो पिटिशनर को भी। और हाई कोर्ट ऑथोराइज है डू सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ PIL, कि कोई PIL का मिस यूज भी ना करे। समटाइम अगर कोर्ट को कई बार लगा कि ये प्रॉब्लम है, लोग किसी से डर रहे हैं और खुद कोर्ट में आ नहीं रहे हैं, तो कोर्ट खुद PIL करेगी। तो कोर्ट के द्वारा खुद PIL अगर किया है तो उस प्रकार की PIL को हम क्या बोलते हैं, सुओ मोटो। क्या कहा जाता है, सुओ मोटो। एक मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सुओ मोटो। तो सुओ मोटो मींस अ कोर्ट ए फाइल इटसेल्फ पिटिशन टू रिलेटेड पब्लिक मैटर, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर, तो उसको कहा जाएगा सुओ मोटो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है लोक अदालत। कोर्ट के अंदर की एक प्रकार की जुड़ी हुई चीज है लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट। नंबर ऑफ केसेस जो डिस्पोज ऑफ इज मच लेस देन नंबर ऑफ केसेस, यानी कि जितने केसेस आ रहे हैं सामने उतने सॉल्व नहीं हो रहे हैं। एंड केस फाइल इन अ कोर्ट एवरी डे रिजल्टिंग, इस चीज का क्या होता जा रहा है, बैकलॉग। इतने केसेस आ रहे हैं कि केसेस सॉल्व किए नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने सोचा क्या, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस बैकलॉग लोक अदालत इज हेल्ड एट डिपार्टमेंटल ऑफ लॉ। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यानी कि लॉ के डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है। एंड गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, जिसने एस्टैब्लिश किया परमानेंट लोक अदालत इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्टों के अंदर। एंड इसकी यहाँ पे खासियत ये है कि नो फीस इज रिक्वायर्ड इन दिस कोर्ट। जनरली हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो फीस ही इतनी लग जाती है ना कि हम उन झंझटों से दूर रहना चाहते हैं कि कोर्ट में जाना चाहिए नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो लोक अदालत में किसी भी प्रकार की फीस होगी नहीं। फाइल अ केस फॉर एनीवन और प्रोसीडिंग, उसकी प्रोसीडिंग की भी कोई केस फीस नहीं होती है।
अब लोक अदालत क्यों शुरू की, उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लोक अदालत और पीपल्स कोर्ट आर फंक्शनिंग इन ऑर्डर टू मेक द जुडिशियल प्रोसेस। हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है बैकलॉग हो गया था, बहुत टाइम लग रहा था केस में। वो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। तो यहाँ पे वो तारीख पे तारीख ना मिले और जो न्याय स्पीडी वे से और इनएक्सपेंसिव, ज्यादा खर्च भी ना हो, इसलिए लोक अदालत एस्टैब्लिश हुई है। एंड मेजर एम लोक अदालत का अवॉइड करना लीगल जो हमारे डिले, इम्प्रूविंग जो जुडिशरी है वो, और रीच टू द एमिकेबल एंड कॉम्प्रोमाइज, दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करे और दोनों पार्टी जो है वो इनमें इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे जनरली ऐसा होता है कि ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिससे दोनों पार्टियां खुश हो जाए और उनको न्याय भी मिल जाए। बेनिफिट क्या होते हैं? 3 बेनिफिट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्रू द लोक अदालत बहुत सारे केस जिसका रिजल्ट स्पीडी वे से और एग्रीएबल रहता है। एग्रीएबल मतलब दोनों को सहमत होना, सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा, पैसे और टाइम बच जाता है सभी सिटीजनों का। और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सेव हो जाती है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत सारे कागज लाना, फाइल बनाना, जज के सामने वो चीजों को समझाना, उनको बहुत सारे प्रूफ देना, यहाँ उतनी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है। और याद रखेंगे नोट इसके अंदर कि पहली बार अगर किसी राज्य में लोक अदालत शुरू हुई थी तो वो कौन सा राज्य था? हमारा गुजरात। अब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एफआईआर। कोई भी केस होता है तो सीधा कोर्ट में नहीं जाना होता है, सबसे पहले वो केस कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, जिसके ऊपर गुनाह हुआ है वो व्यक्ति जाएगा। कभी गुनहगार पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाऊंगा कि भैया मैंने मर्डर कर दिया है, लिखो एफआईआर। जिसके ऊपर गुनाह हुआ है वो एफआईआर लिखवाएगा। और जब एफआईआर लिखवाई जाती है तब याद रखेंगे, व्हेन देयर इज एन ऑफेंस, कोई गुनाह हुआ तो विक्टिम फर्स्ट, विक्टिम मतलब जिसके ऊपर गुनाह हुआ है, लॉग्स अ कंप्लेन। कहां पे कंप्लेन लिखवाएगा? नजदीकी पुलिस स्टेशन। एंड सम टाइम द पुलिस देमसेल्फ टेक अ नोट। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो कि रोड के ऊपर कोई खून करके चला गया, किसी को मार के चला गया, वो उस हालत में नहीं कि कंप्लेन कर सके, तो पुलिस वेट करेगी कि भाई तू जिंदा हो, खड़ा हो, पुलिस स्टेशन फिर हम कंप्लेन लिखेंगे। नहीं, वो वहां पे खुद भी कंप्लेन लिख सकते हैं। एंड सच इंफॉर्मेशन बीइंग ऑब्टेन, जो इंफॉर्मेशन पहली बार लिखी जाती है उस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड द पुलिस टेक अप द इन्वेस्टिगेशन। जब भी इंफॉर्मेशन लिखवाई, हमने लिखवाया कि भाई मुझे इस व्यक्ति ने मारा था, तो पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस केस के बारे में पूरी चीजों को समझेगी। एंड द पुलिस इनिशिएटेड द सर्च ऑफ द कल्प्रिट। और जैसे ही पता चलता है कि किस व्यक्ति ने गुनाह किया है, उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है एंड सेपरेट करती है ऑफर कलेक्टिंग एविडेंस। और हो सके उतने उसके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढती है, क्योंकि आखिर में कोर्ट तो क्या मांगने वाली है? एविडेंस। तो उसके एविडेंस ढूंढने के बाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्या होगा? एफआईआर लिखी जाएगी। और एफआईआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। कई बार ओरल कंप्लेंट भी सुनी जाती है और लिखी भी जाती है। एंड पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रिकॉर्ड होती है और उसके अंदर वो रिकॉर्ड होने के बाद जो पुलिस स्टेशन में जो व्यक्ति होता है वो कभी भी एफआईआर लिखने के लिए रिफ्यूज यानी कि मना कर सकते नहीं। हाँ, एक है कि मिसिंग कंप्लेंट कुछ सर्टेन आवर 24-48 आवर जब तक नहीं बीतते हैं तब तक मिसिंग कंप्लेंट भी लिखी जा सकती नहीं है। जनरली एफआईआर लिखने के लिए हमें मना कर सकते नहीं है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ जजमेंट के बारे में समझाया है। ये बेसिकली आप 9th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में समझोगे। यहाँ पे 3 जजमेंट के बारे में समझाया है। पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें हैं वो जुडिशरी की जिम्मेदारी है उन चीजों को क्या करना? प्रिजर्व करना, सेव करना। एंड सुप्रीम कोर्ट जो और हाई कोर्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट है प्रोटेक्टेड सिविल राइट गिवन अ मोमेंटियस जजमेंट। एक जजमेंट दिया था जो यहाँ पे 3 केस है। एक है मिस्टर केशवानंद भारती, ये केरला की गवर्नमेंट और केशवानंद भारती जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच में एक केस हुआ था प्रॉपर्टी रिलेटेड। हमारे पहले वैसे 8 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, अभी जो 6 ही बचे, 2 राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी। दोनों राइट इस केसों की वजह से कहीं ना कहीं जो जुड़े हुए थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन लेती है और ये लैंडमार्क जजमेंट था जो पावर किसके वहां पे भी गया था, पावर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू वो फंडामेंटल राइट हमारा रिमूव करवाया गया। फिर और एक जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसका नाम है पुट्टस्वामी, पुट्टस्वामी के और यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। ये केस भी गया था, यहाँ पे भी हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हुई थी और उन चीजों को भी रिमूव करना पड़ा। और स्कूल के अंदर मिड डे मील के रिलेटेड भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइमरी जो वर्डिक्ट मिला था। और इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट
आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा और इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए।